हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन एंड फोर्स, जो कि है चैप्टर नंबर 3 हमारी टेक्स्ट बुक में। मोशन एंड फोर्स जो है, जैसा कि बच्चों आपको नाम से आप लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन और फोर्स से रिलेटेड बातें। मोशन जो है बच्चों, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हम लोग जब मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो दैट मीन्स लीनियर मोशन, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक और मोशन हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में मोशन से रिलेटेड जो दो मोशंस हम लोग स्टडी करेंगे, लीनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा बच्चों जो फोर्स है, तो मोशन एंड फोर्स मींस कि जब कभी मोशन होती है तो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर होती है और डिफरेंट मोशंस जो है वो डिफरेंट फोर्सेस की वजह से परफॉर्म होती हैं। तो ओवरऑल बच्चों इस चैप्टर में हम लोग मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में और बीच में कोई एक लेक्चर जो है वो लेंथी भी हो सकता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि एक पूरा टॉपिक जो है उसको एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए बच्चों कुछ वीडियो लेक्चर जो है उनकी ड्यूरेशन कम होगी, जो टॉपिक्स छोटे हैं, और जिन टॉपिक्स में लेंथी चीज़ें हैं उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो उनके लिए फिर वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मोशन एंड फोर्स जो है, इसमें बच्चों सबसे पहली चीज़ जो है जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ स्मॉल डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों देखें कि इस चैप्टर में मोशन एंड फोर्स में जब हम लोग मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे या फोर्स को समझेंगे, मोशन एंड फोर्स का आपस में रिलेशन डिस्कस करेंगे, तो उसमें बच्चों ये ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें पहले से अंडरस्टैंड करना है, जिनको हमें पहले से समझना है। उसमें बच्चों टर्म्स जो हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि हमें मोशन और फोर्स जो है उनके रिलेशन को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को समझना होगा। इस तरह फिर बच्चों एक कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का है, हमें उसको समझना है, वेलोसिटी और स्पीड में जो डिफरेंस है इसको हमें समझना है। इस तरह फिर एक्सेलरेशन है बच्चों, हमें एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी मोशन एंड फोर्स की डिस्कशन से पहले सब बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे इस चैप्टर में बच्चों जो तरतीब है हमारे टॉपिक्स की, उसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट है। एक शॉर्ट टॉपिक है, इसको आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी 2-3 एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो। उसके बाद फिर बच्चों वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिर आगे जो है हम तरतीब से चलते रहेंगे और अनटिल कि हम मोशन एंड फोर्स जो है उसकी डिस्कशन को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकें। तो आज का बच्चों वीडियो लेक्चर जो है इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसके जो है वो इसके यूनिट्स क्या हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये बच्चों फिज़िक्स में काफ़ी जो है वो यूज़ होने वाली टर्म है, और फिज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम अंडर डिस्कशन लेके आते हैं, मोस्टली बच्चों वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उनको लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, और फिज़िकल क्वांटिटी में भी बच्चों हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमने पढ़ा कि दो तरह की होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर भी होती हैं और वेक्टर भी होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है इसका मतलब है बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके लिए हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको राइट करने के लिए, समझने के लिए हमें उसमें एक नंबर चाहिए होता है, हमें उसमें यूनिट चाहिए होता है और हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है। या यूँ कह ले बच्चों कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो है एक्सप्लेनेशन के लिए नंबर, यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर होता है। तो इसका मतलब है बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मस्ट रिक्वायर अ नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए नंबर, यूनिट और डायरेक्शन हमें बताना होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ एक्चुअली डिस्टेंस मूव्ड by a body from its initial position to final position इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। होता तो डिस्टेंस है लेकिन बड़े स्पेसिफिक वे में होगा, जिसमें जो हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, मतलब इसमें हमें देखना होगा कि कोई बॉडी है, उसने मूव करना है बेसिकली, और मूव करना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ।
तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट जो है ये किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से उसने मूव करना है और यहाँ से मूव करके उस बॉडी ने इस पोजीशन पर आना है जो कि कहलाएगी उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक किसी बॉडी ने मूव करना है और इस मूवमेंट में इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को चेंज करने में किसी भी बॉडी के पास डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। डिफरेंट पाथ्स में ये बॉडी मूव कर सकता है और उसमें डिफरेंट पाथ्स में एक पाथ ये भी हो सकता है कि ये बॉडी जो है ये मूव करे स्ट्रेट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिफरेंट पाथ्स में इस तरह से बॉडी मूव करके जा सकता है, इसमें जो इस तरह से मूव करके जा सकता है, पाथ 1 हो सकता है, पाथ 2 हो सकता है, ये इसके अलावा दीगर पाथ जो है वो बन सकते हैं। तो एक पाथ जो है वो ये भी हो सकता है कि ये बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो है वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर चला जाए इन डिफरेंट पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स, तो ये भी पॉसिबल है। तो फिर बच्चों इसमें ये जो डिफरेंट पाथ्स बनेंगे 1 2 3, इनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अ वेरी स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बच्चों वो कवर करेगा, जब वो पाथ 1 से जाएगा तब भी डिस्टेंस कवर होगा, पाथ 2 से जाएगा तब भी डिस्टेंस कवर होगा, पाथ 3 से जाएगा तब भी डिस्टेंस होगा। लेकिन जो पाथ 3 है ये एक बड़ा स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बच्चों हम नाम देंगे दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिर बच्चों उसको हम इस तरह से कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्स हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन। चलें इस तरह से इसको लिखते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट describes how far and in what direction a body has displacement describes how far and in what direction a body has displaced, या यूँ कह लें कि body has been displaced, a body has been displaced from its initial position। ठीक है, बेसिकली हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि एक बॉडी जो है वो मूव किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कोई बॉडी मूव करके किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है। तो हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी हैज़ मूव्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है दैट मीन्स अ वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ मूविंग। तो यहाँ पे जो 3 है, ये जो पाथ 3 मैंने बच्चों बनाया इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल, तो ये जो पाथ 3 है ये डिस्क्राइब करता है कि इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी इज़ मूविंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इस तरह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफाइन करेगा। इसको हम एक और तरह से भी जो है वो कह सकते हैं, या बच्चों इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज़ एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of an object, shortest distance between initial and final position of an object। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पोजीशन है इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो दैट इज़ एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। और इसको जो यूँ भी कह सकते हैं, यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट को कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। इसको यूँ भी लिखते हैं, यूँ भी जो आप लोग लिख सकते हैं चेंज इन द पोजीशन of a body from one point to another। ठीक है, इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। तो दैट इज़ इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन जहाँ पे उसने अपनी मोशन को स्टॉप किया। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर चेंज है उसकी पोजीशन की, और ये जो चेंज इन पोजीशन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको इस तरह से हम लोग डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें बच्चों जो सिंपल बात है जो हमारे समझने वाली, कि डिस्प्लेसमेंट जो है जब हम कह देते हैं कि ये किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका मतलब ये है कि दैट इज़ एक्चुअली बॉडी हैज़ मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में जब कोई बॉडी मूव करेगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको एक और तरह से लिखते हैं। इसके कह लें कि इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें, मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है, लेट्स से दिस इज़ एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन के अंदर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और एज्यूम करते हैं बच्चों कि कोई बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ए है, और उस बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है वो बी है। ठीक है। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का एक मतलब इसको पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब किया है। कोई बॉडी ए पर है, पॉइंट ए पर है, इस ए पॉइंट पर उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। जब वो बॉडी पॉइंट बी पर पहुंचा, पोजीशन बी पर पहुंचा, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। अब जो ए से बी जाना, तो फिर इसमें वही बात है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तो बच्चों वो ए से बी जो है वो किसी डिफरेंट पाथ से जाता है, जैसे एक रैंडम पाथ से जाता है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कहेंगे दैट इज़ डिस्टेंस, राइट, दैट इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें जो ये है कि अगर वो स्ट्रेट जाता है, ए से बी स्ट्रेट लाइन जाता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ए से बी तक, उसकी पोजीशन चेंज हुई है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, और उस पोजीशन के चेंज होने में वो स्ट्रेट लाइन जो है वो मूव किया है, तो बच्चों इस स्ट्रेट लाइन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट वेक्टर विल बी डी। ठीक है। तो ये जो डी बनेगा दैट विल बी आ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। तो ये भी बच्चों आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है जैसा कि वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें एक वेक्टर से, तो उस वेक्टर में जब डी वेक्टर हम इसको कहेंगे, तो इस वेक्टर की जो टेल होगी ये बच्चों हमेशा उसकी इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो टेल मीन्स कि ये बॉडी यहाँ से इसने अपनी मोशन स्टार्ट की है, और हेड मीन्स कि यहाँ पे इसने अपनी मोशन को स्टॉप किया है। तो इनिशियल पोजीशन उसकी टेल पर और फाइनल पोजीशन उसकी हेड पर बनेगी। तो इस वेक्टर की ये भी मीनिंग होगी। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो फिर बच्चों ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर मैंने बनाया, दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। तो अब अगर इस डी को हम लिखना चाहें, तो इस डी को बच्चों हम इस तरह लिख सकते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब देखें बच्चों, ये जो r1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r1, और ये जो d वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों हेड टू टेल जो है इनको लिख सकते हैं, विच इज़ r1 प्लस d। तो ये r1 और d दोनों हेड टू टेल आपस में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों। तो r1 प्लस d इसको इक्वल लिख सकते हैं r2 वेक्टर के, विच इज़ फ्रॉम o टू b, विच इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। तो यहाँ पे आ जाएगा r2, और इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो d वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो ये बच्चों एक मैथमेटिकल वे है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं, या किसी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट बनी है, या किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है d, उसको बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ r2 माइनस r1। r2 का मतलब होगा कि किसी बॉडी का पोजीशन, ये जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, जहाँ उसने अपनी मोशन को स्टॉप किया वो उसका पोजीशन वेक्टर r1 है। जैसे बच्चों हम इसमें अगर इसको ले लें कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक पॉइंट A है, और इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हमारे पास हैं 3 and 8, और ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है B, और इस B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है हमारे पास 6 and 4। ठीक है। ऐसे तो एक बॉडी जो है वो अगर A से B पॉइंट की तरफ गया है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा D, वो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो यानी दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, A और B। तो इसमें बच्चों फिर डी वेक्टर जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो डी वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 विच इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ b। यहाँ पे बच्चों हम इस b का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, और इस पोजीशन वेक्टर को r2 कहेंगे। ये पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों 6i प्लस 4j, इस तरह से लिख सकते हैं 6i प्लस 4j।
और उसके बाद बच्चों R1 यानी ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि होगा हमारे पास 3i + 8j। तो इस तरह से बच्चों हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6i - 3i that will be equals to 3i 4j - 8j that will be equals to -4j। तो that will be the displacement vector of these 2 points। तो इस तरह से बच्चों हम पॉइंट्स में भी पोजीशन वेक्टर को ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, मतलब फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है ये बच्चों 2 पॉइंट्स के दरमियान, किसी भी गिवन 2 पॉइंट्स के दरमियान इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। या यूँ कह रहे हैं कि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमेशा मिला देते हैं। जब हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम इनिशियल पोजीशन देखते हैं, हम फाइनल पोजीशन देखते हैं और फिर दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो जो वेक्टर बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो वहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दैट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बच्चों बिल्कुल ऐसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हैं दैट आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले तो आपने ये याद रखना है, ये लाइन आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ये पॉइंट आपने नोट करना है, आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। वो इस तरह से बच्चों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ अ स्केलर दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो डिस्टेंस जो है दैट इज़ स्केलर और इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है जो हमने बताना है। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम कहेंगे दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस लिहाज से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि एक स्केलर है और दूसरी वेक्टर है। दूसरा पॉइंट बच्चों आपने कुछ ये नोट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक बात आपने याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट जो है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें या उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले लें तो बच्चों दैट इज डिस्टेंस, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। सो एवरी डिस्टेंस हैज सम मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स जो हैं ये बच्चों दोनों के मीटर्स हैं। तो यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसके यूनिट्स मीटर ही रहेंगे। ऑलराइट बच्चों, ये पॉइंट्स आपने नोट किए। चलें ठीक है, अब जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है उस पर हम बात करते हैं। और डिफरेंट एग्जांपल्स में जो पहली एग्जांपल जो है इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को हम दीवार के साथ अगर हिट करते हैं तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, इस तरह से 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं। तो बॉल एंड वॉल एग्जांपल आप कह लें बच्चों, तो इसको कहते हैं बॉल एंड वॉल एग्जांपल। तो बॉल एंड वॉल एग्जांपल में बच्चों ये है कि ये हमारे पास एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वॉल है और ये बच्चों हमारे पास कोई बॉल है। ये बॉल जो है ये बच्चों अपनी इनिशियल पोजीशन पर है और फिर बच्चों इस बॉल को फेंका गया स्ट्रेट और ये इस दीवार के साथ हिट हुई और इस दीवार के साथ हिट होकर वापस ये बॉल जो है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई। यानी इसकी जो फाइनल पोजीशन है इस बॉल की वो बच्चों वही है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं उसमें बच्चों कोई डिफरेंस नहीं, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ 0, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा जिसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है वो होगा R2 - R1। तो इस केस में कि
इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों सेम होंगी तो उसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट। लेकिन बच्चों अगर इसमें एज्यूम करें हम डिस्टेंस को, तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि ये जो वॉल है वो बॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये जो बॉल है वो वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसके केस में 0 आएगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द फाइनल पोजीशन, या यूँ कह लें कि इनिशियल पोजीशन, या यूँ हमें कहना चाहिए कि जो फाइनल पोजीशन है इस केस में फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो हमने देखना है R2 माइनस R1, तो दोनों अगर एक ही पोजीशंस बन गई, अगर किसी पॉइंट की दोनों पोजीशन सेम हो जाए, अगर बच्चों ये जो A पॉइंट है और ये जो पॉइंट B है वो भी A ही बन जाए, तो इस A पॉइंट पर R2 माइनस R1 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम होंगे। तो अगर ये बॉल बच्चों 2 मीटर डिस्टेंस पर है और इस बॉल ने जाना है, तो इस बॉल का जो डिस्टेंस होगा d दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर प्लस 2 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इस बॉल ने जाना है, 2 मीटर वापस आना है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, डिस्प्लेसमेंट बच्चों वहाँ 0 बन गया, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की चेंज देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गई, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस बच्चों 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस विल बी 2 मीटर प्लस 2 मीटर जाने में और वापस आने में, दैट इज़ 4 मीटर, ठीक है बच्चों। चलें बॉल एंड वॉल एग्जाम्पल, इसके बाद एक दूसरी एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। तो सेकंड एग्जाम्पल बच्चों, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इसकी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो देखें जो एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव किया और सर्कुलर पाथ में उसने अपनी मोशन स्टार्ट की ए से। ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस r है। अब जो इस बॉडी ने ए पोजीशन से मूव करना शुरू किया और ये इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ वापस ए पर आ गया, यानी इस बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो बच्चों ए है और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो है दैट इज़ इक्वल्स टू स्टिल ए, वापस ए से घूमा और वापस ए पर आ गया। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे इस बॉडी का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, राइट। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी अ नल वेक्टर, तो 0 आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें हम, तो अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों ए से मूव करके ये आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा ए से वापस ए, और वो बच्चों जो डिस्टेंस होगा इस केस में दैट इज़ इक्वल्स टू 2 पाई r, ठीक है। अगर r इस सर्कल का रेडियस है तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम ये भी देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। आपने बच्चों ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आपने ये फाइंड करना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव इस तरह से करे कि ए पॉइंट से मूव करके इस बी पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है और उसमें एक बॉडी ए पोजीशन से चला और ए पोजीशन से चलता हुआ बी पर आ गया, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और बच्चों इस केस में उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये आप सोचें और सोचकर वीडियो को यहाँ स्टॉप करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ए से बी तक जब बॉडी मूव करेगा तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2r। अगर फ़र्ज़ कीजिए बच्चों इस सर्कल का रेडियस r है तो ए से बी तक 2r बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस विच इज़ इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल 2r। इसका मैग्नीट्यूड 2r होगा और बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है वो कोई डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी, उसको हम n से शो कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2r होगा और डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी, उसको किसी वेक्टर n से हम शो कर देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इस केस में ए से बी दैट विल बी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ए से बी की तरफ हमने जाना है तो दैट इज़ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो दैट इज़ 2 पाई r ओवर 2 दैट इज़ इक्वल्स टू पाई r। तो इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, सो पाई r इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और 2r विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी।
इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो आई होप बच्चों कि ये जो एग्जांपल्स हैं और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये बच्चों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन है, लेकिन बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप तमाम एमसीक्यूज़ या डिफरेंट एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स है वो दे सकते हैं। ठीक है, सो इसको बच्चों अच्छा सा पढ़ते रहें, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग जो है वो कमेंट्स में लिखें या डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।